हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मर्जी कर लो। हमें तो बस दिखाई दे रहा है। नहीं, हमें अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ब्रिज नंदन ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? डेढ़ बजे का क्लास जो करा रहा था। रीस्टार्ट बैच में था ना? रीस्टार्ट बैच में रिएक्ट जेस। अच्छा, सिर्फ अभी इतना तक कराए थे। इंस्टॉलेशन करा दिया था। अच्छा, ठीक है। मतलब ये इसने बताया था कि एनपीएम क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन क्या होता है। ठीक है, ये सब करा दिया था। अच्छा, किसी को इनमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है जो नहीं समझ में आता वर्ड है? कि सबको इस वर्ड का मतलब पता है? लॉग डॉट जेसन के मतलब डिपेंडेंसी के डिपेंडेंसी। समझ में आया नहीं? इसमें क्या होता है चीज़ें कि लॉग डॉट जेसन में जो होता है चीज़ें, जैसे हम अपने रियल लाइफ में करते हैं ना कि भाई हम अपने दोस्त को जानते हैं बट दोस्त के दोस्त को नहीं जानते हैं, तो उनका इंट्रोड्यूस कौन कराता है? उनका मीडिएटर कौन होता है? दोस्त होता है। तभी तो जानते हैं कि भाई ये हमारे दोस्त के दोस्त है। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे पैकेज डॉट लॉग और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन है। ठीक है। अगर आपका जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की जो डिपेंडेंसी है, जो एप्लीकेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो होगा यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, क्योंकि ये पैकेज इसको जानता है कि भाई ये चीज़ क्या है। पैकेज डॉट जेसन है क्योंकि ये इसके अंदर जो, जैसे मान लो आपने बुटस्ट्रैप हम बनाते हैं या यूज़ किए हैं हमने, तो बुटस्ट्रैप हमारा क्या है, एक पैकेज है। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा जो भी कोड लिखा गया होता है, जो भी हमारी डिज़ाइन बनाई गई होती है, वो डिज़ाइन हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है? बूटस्ट्रैप के ऊपर डिपेंड होता है। तो बूटस्ट्रैप हमारा जो दिया गया है वो हमारा एक पैकेज है। अब अगर बूटस्ट्रैप जो दिया गया है इसके अंदर भी बहुत छोटे 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 क्या है यहाँ पर, फाइलें हैं, जो कि हम उसको क्या करते हैं कि ये कॉल तो होते हैं, बट ये डायरेक्टली कॉल यहाँ पे नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली होते हैं। कि डायरेक्टली अगर बूटस्ट्रैप के अंदर मान लो अगर 10 फाइलें दिए गए, 10 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो वो सारी फाइलें को कॉल हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि हमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना। और बूटस्ट्रैप क्या करता है कि इन सारे पैकेजेस को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा एप्लीकेशन इन पैकेजेस को नहीं जानता कि कौन है, हमारा एप्लीकेशन किसको जानता है, इस पैकेज को जानता है। और इस पैकेज की जो डिपेंडेंसी है वो ये है। तो यही होता है, ये आपका पैकेज डॉट जेसन हो गया, और ये हो गया पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन हो गया। इन सब की हिस्ट्री जो रखेगा, सब मॉड्यूल की जो हिस्ट्री रखेगा वो पैकेज डॉट जेसन लॉग डॉट जेसन रखेगा। और जो मेन मॉड्यूल होंगे उनकी जो लिस्टिंग, उनकी जो रिकॉर्ड्स रखेगा वो पैकेज डॉट जेसन रखेगा। ठीक है, एक करके दिखा रहा है यहाँ पर। और ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट पैकेज एंड पैकेज डॉट जेसन। आज इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, फिर समझते हैं चीज़ें। रिएक्ट को आपको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है। इनको इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टॉल करना होगा, आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट, मैं आज यहाँ पे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इन क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए जो हम कमांड लगाएंगे, वो हम लगाएंगे npx
npx का मतलब होता है, जैसे एक होता है npm, दूसरा होता है npx। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, और npx का मतलब होता है नोड पैकेज एक्सटेंडेड, यानी कि उसका अपडेट फीचर, एक्सटेंडेड फीचर है। npx यहाँ पे दिया गया है, और उसका एक कमांड है react create react app जी, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हमें यहाँ पे देंगे वो हमारा हो जाएगा जो भी आप नाम दे दो यहाँ पे। मान लो हमने नाम दे दिया, एसी बंद है, ये लोग सब चला दें, तो हमने यहाँ पे नाम दे देंगे रिएक्ट वन, रिएक्ट हमने यहाँ पे क्या दे दिया, वीकेंड 130, ठीक है, 130 रिएक्ट वीकेंड 130, ये हमने दे दिया। ये जो हमने यहाँ पे कमांड दिए हैं, इसका मतलब ये दिया गया चीज़ इस कमांड के अंदर कि इसके अंदर ये तो सबको, ये जो दिया गया है वो बेसिकली हमारा एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, npm और npx, उसी का एक अपडेट वर्जन है npx। ये जो दिया गया है वो आपका कमांड है, जिस कमांड से आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को इनिशलाइज करेंगे। और ये जो दिया गया है वो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नेम है, या इसको आप फोल्डर के नेम भी बोल सकते हो। क्या हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट नेम या फोल्डर नेम, ये दिया गया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट नेम देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस या नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं होना चाहिए इसके बीच में। ये आपका रिएक्ट का कमांड है, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कमांड, ये कमांड है इसके लिए, और क्रिएट के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं कमांड देंगे, ठीक है। ये जो दिया गया है वो हमारी अपडेटेड लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी से आपको क्या करना है, इस कमांड को यूज करना है, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है, एक्सटेंडेड। तो ये हमारा यहाँ पर इसमें लिखवाया था ना चीज़ें कि npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। इसका ग्राफ भी मैंने रेडी किया था कि npm का क्या होता है। तो ये हमें कमांड देंगे, प्रोजेक्ट का नाम, कमांड, और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं इस कमांड को यहाँ पर दे रहा हूँ, कहाँ बनाना होगा वो हम यहाँ पे देते हैं, तो हम इसी के अंदर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। cmd URL हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ पे बनाना होगा, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जिस ड्राइव में बनाना होगा उस ड्राइव में क्या करेंगे, ऐसा cmd ओपन कर लेना, और इसी में आप चाहो तो कमांड दे सकते हो, आप चाहे तो VS कोड में भी कमांड दे सकते हो, आप कहीं भी, आप टर्मिनल पैनल में आप कमांड दे सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे npx create react ऐप, और हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्रिएट रिएक्ट, की हमने दे दिया, एंटर करेंगे कि कमांड रन हो रहा है और क्लाउड से सारा का सारा पैकेज को डाउनलोड कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है ना। जो कुछ भी करेगा वो एक लोकली इंस्टॉल करेगा आपके पर्टिकुलर उस फोल्डर के अंदर, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करेगा। ये क्या इंस्टॉल कर रहा है वो, पहले एक रिएक्ट की लाइब्रेरी कर रहा है, दूसरा यहाँ पर रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी कर रहा है, और तीसरा रिएक्ट स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी कर रहा है। इन तीनों को मिला करके एक नया थीम क्रिएट कर रहा है वो। जैसे हम क्या करते हैं, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को बनाते हैं और एक नया पेज बनाते हैं ना, तो वैसे ही क्या करें कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, उनको यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, फिर रिएक्ट डॉम करेगा, फिर रिएक्ट क्या स्क्रिप्ट करेगा, और तीनों को मिला करके एक थीम क्रिएट कर रहा है, टेम्पलेट क्रिएट कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है,
ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे सिस्टम का प्रोसेसर कितना है, ठीक है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कमांड में जैसे गेम ओपन करने के बाद हाँ फिर एनपीएक्स का क्रिएट किया है, उसके बाद नाम, हाँ बस एंटर। क्या आ रहा है, एरर का नाम क्या है, 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ हाँ हो रहा है, ठीक है। और क्या चीजें आ रहा है, सारे की नोट जैसे स्टोरी नहीं आती है, पक्का? और यूज कर रहे हो, फोटो करके चेक करते हैं। कमांड चलाओ अपने मदद से। नहीं पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये एक्चुअली इंस्टॉल नहीं करता है। npx create नहीं, create और एप्लीकेशन हमने क्या दे दी है, हाइफन नहीं है, ये हाइफन है ना, हाइफन है, बस यही कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के अंदर ग्लोबली ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होता है, रिएक्ट कभी भी ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होता है। हेलो हाँ जी, अच्छा 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो ये कभी भी ना वो इंस्टॉल नहीं होता है, तो ये आपको बताने होंगे। ये कमांड चलाने होंगे, ये कमांड चलाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखो हमने कमांड दिए, कमांड को ध्यान से पढ़ना होगा चीज़ें। ये देखो हमने क्या कमांड दिए, ये कमांड है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, और नहीं, और किसी का है कोई प्रॉब्लम, हो गया रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सर अभी क्या बता रहे हैं आप सर? हाँ जी रिएक्ट है, तो हमने यहाँ पे दे दिया चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली क्या किया कि देखो हमने जब यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, तो हमें कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सर ये आप सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी आप? हाँ सर अभी क्या स्टार्ट किया है आपने? रिएक्ट। क्या सर इंस्टॉलेशन सिखा रहे हैं क्या सर अभी आप? हाँ जी ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से ये तो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसमें 2 क्लास के लोग को मर्ज किए थे ना, कौन कौन से, 1:30 बजे वाले बैच, हाँ ठीक है, 1:30 बजे वाले और 4 बजे वाले, नहीं 12:30 वाले, है ना, ठीक है डन। चलो मैं बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस, पहले पढ़ लेते। ठीक है, ये देखो किया गया है यहाँ पे, ये किया यहाँ पे क्या चीज़ है, ये कमांड मैंने नोट डाउन कर दिया था, जिसको नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लेना। ये क्या चीज़ है, रीड किया गया है कि जब हमने यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर, जो हमने यहाँ पर सिस्टम से कमांड दिया था, तो क्या किया था यहाँ से कि क्लाउड से, ये क्लाउड के अंदर क्या दिया है यहाँ पर, npm नोड पैकेज मैनेजर है। यहाँ से जितने भी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना क्रिएट रेट टैब, तो क्या किया यहाँ से, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस दिए गए हैं, उन सारे पैकेजेस को क्या किया,
सिस्टम ने क्या कर लिया, यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। किस फोल्डर के अंदर किया है वो, इस फोल्डर का नाम क्या है, नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल इस फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, बना करके और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया। कितने पैकेज इंस्टॉल किया एक बार में, कितना टाइम में, 2 मिनट के अंदर इतने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। हम कर पाएंगे? अगर हमें बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए दे दिया कि लो आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, कितना टाइम लगा लोगे? विदिन 5 मिनट्स, है ना। और देखो विदिन 2 मिनट्स के अंदर कितने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये कमांड आपने कमांड दिए और जितना भी उसका जो भी कमांड होगा वो कमांड ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, यहाँ पर इतना पैकेज लोग फाउंड किया है, यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, कितने पैकेज को ऐड कर लिया, नया पैकेज उसको मिल गया उसको अपडेट कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर लिया। बाद में उसको क्या कर दिया, रिमूव भी कर दिया यहाँ पे, ताकि वो हटा भी दिया। क्रिएट करने के बाद उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ पे। ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पर चल जाता है। और उसके बाद हमारा जो फाइनल है वो हमारा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर रिएक्ट वीकेंड 11-130। कुछ ऐसे चीज़ें होता है जो अपने सिक्योरिटी को रिमूव कर देता है यहाँ से, कि आप उसको ना देख पाओ, उसको ना पढ़ पाओ, क्योंकि आपको मतलब है सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करने से। प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया, है ना। अब उससे आगे आपको मतलब नहीं रखेगा कि भाई करना क्या है उसमें। तो सारे सोर्स कोड जितने भी आपके लाइब्रेरी या चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ सोर्स कोड आपको डिस्प्ले नहीं करती है। आपको अपने काम से मतलब, आपको काम करके वो दे दिया, ठीक है। तो वो काम करके दे दिया, अपने आप रिमूव कर दिया, वो सब अपने आप करके दे दिया। यहाँ पर आपका पूरा एक प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे दे दिया है। अगर आप देखोगे तो एक पूरा फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर एक नोड मॉड्यूल भी यहाँ पे बनाया, जिसके अंदर इतने सारे मॉड्यूल, ये कितने मॉड्यूल हैं इसके अंदर, 1456 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। सारे मॉड्यूल बना के यहाँ पर देखो दे दिया है, ठीक है। ये बना दिया क्योंकि इसकी ये इसी से आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेंगे। सारी लाइब्रेरी उठा के इंस्टॉल कर दिया है। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया है एक पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन भी दिया गया। अब इस पूरे फोल्डर जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे CMD ओपन कर लो और इसको VS कोड में ओपन कर लो। यहाँ से VS कोड में ओपन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोड स्पेस स्लैश करेंगे तो हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। कोड स्पेस डॉट, तो उससे क्या हो जाएगा, VS कोड में आपका ओपन हो गया। मेरा प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे VS कोड में ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इससे क्रिएट हो गया। इसके बाद अगर आपको इसको VS कोड में ओपन करना होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, ओपन इन VS कोड, यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेंगे। साथ में हमने क्या करना होगा चीज़ें, कि अगर इसमें देखना होगा कि जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, देखो पैकेज लिखा गया है डिपेंडेंसी, सारी डिपेंडेंसी जो आपका प्रोजेक्ट इन सब मॉडल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी, अगर इनमें से कोई भी रिमूव हो गया तो आपका प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये प्राइमरी डिपेंडेंसीज हैं। तो डिपेंडेंसी का मतलब होता है चीज़ें डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंट, ठीक है। आपकी जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज हैं, और रिएक्ट जो भी डॉम दिया गया है, रिएक्ट स्क्रिप्ट दिया गया है, ठीक है। और इसी के जस्ट उल्टा आपका हो तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे रिएक्ट डॉम दिया गया है, अगर कोई प्रोजेक्ट रिएक्ट का नहीं बनाएगा तो रिएक्ट डॉम रख के क्या करेगा, कोई फायदा है नहीं है। तो ये जो दिया गया है रिएक्ट डॉम एज एक डिपेंडेंट ऑन रिएक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इसी को हम डिपेंड भी बोलते हैं और डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिपेंडेंसी है, और लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।
उसके अंदर ये जो भी डेटा स्टोर किया है वो किस फॉर्मेट में किया है, जेसन फॉर्मेट में किया है। डेटा स्टोर किया है ना प्रोजेक्ट। अब देखो एक ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें नेम वर्जन प्राइवेट ये दिया है ना, प्राइवेट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के अंदर भी ऑब्जेक्ट बने हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, और ये सारे यहाँ पर बनाए स्क्रिप्ट है, इसके अंदर भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, इसके अंदर भी दिया गया है, एरे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो पूरा जेसन फॉर्म का डेटा है ना। जेसन फॉर्म का डेटा मैंने आप लोग को उससे बताया था जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जेसन किसको बोलते हैं, जेसन डेटा की और वैल्यू, वो एक जेसन डेटा होता है। नहीं नहीं, जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट दो तरह के होते हैं। एक मैंने बताया था चीजें कि अगर जिस एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे वो जेसन होगा, और जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एरे रखेंगे वो मल्टी डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये जेसन है क्योंकि कलेक्शन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप इसमें कहीं बताओ कि प्राइमरी लेवल पे जाकर के, फर्स्ट लेवल पे जाकर कहीं एरे नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे पहला यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉमा, दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट है, तीसरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के एरे है। कभी फर्स्ट लेवल पे आप एरे नहीं देखोगे, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को समझना, क्योंकि जेसन का मतलब आपको इस चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं, ए इक्वल, हमने मान लो यहाँ पर दे दिया एरे, और एरे के अंदर हम यहाँ पे क्या देंगे, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अगर इन ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी बना लो, एरे बना लो, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट बना लो, बट जो फर्स्ट लेवल पे दिया गया है तो आपका ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तभी वो जेसन बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर हमने एरे पास कर दिए तो फिर इस डेटा को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और एरे दोनों का कलेक्शन है। ठीक है, जब जेसन तभी बनता है जब सिर्फ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है? इसका नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पर जो दिया गया वेरिएबल, वेरिएबल ए इक्वल अगर हम यहाँ पे दे दिए, इसके अंदर एरे का कलेक्शन बना लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मल्टी डायमेंशनल एरे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एरे का ही कलेक्शन है सिर्फ। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल बनेगा, और इसको हम बोलेंगे जेसन फॉर्मेट का डेटा। बीच में कहीं भी एरे लग गया, कहीं भी स्ट्रिंग लग गया, कहीं भी वेरिएबल लग गया, कहीं भी बुलियन लग गया, फिर वो जेसन नहीं बनेगा। तो जस्ट आप बोल सकते हो कि जस्ट एक वो क्या है, ऑब्जेक्ट एरे है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, या कहो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहो, या जो भी आप उसको बोल लो, एक एरे बोल लो, बट वो जेसन कलेक्शन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही किया है पैकेज डॉट जेसन ने, कि सब कुछ जो डेटा रखा है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाके एरे वगैरह रख सकते हैं। तो डिपेंडेंसी मतलब समझ में आ गया चीज़ें कि क्या है डिपेंडेंसी। ये वर्ड मोस्टली लोग पूछते हैं कि डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंट क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सब क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ना। डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट, ये वर्ड इसलिए लिखता हूँ कि वर्ड के बारे में आप लोग पढ़ना है। अब इसके बाद हमें जो काम करना था, पैकेज डॉट लॉग जो दिया गया है यहाँ पे, लॉग के अंदर जाओगे तो कितनी लाइन ये लिख दिया है यहाँ पे, पढ़ते रहो, कितने हजार लाइन लिखा है, 29,900 इतना लाइन। और 29,000 का ये डेटा क्या दिया गया है, सिर्फ ये सब अलग अलग लाइब्रेरी से कॉल करके लेके आया है। जैसे मान लो मैंने अभी इससे पहले ग्राफिक बनाया था, जैसे ये जो ग्राफ बनाया था, वही हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक मॉड्यूल है। अगर यहाँ पर वही मॉड्यूल यहाँ पे आता है तो इसको हम मॉड्यूल बोलेंगे, और अगर यही मॉड्यूल यहाँ पर रहेगा तो उसको हम पैकेज बोलेंगे।
जब तक हमारा सिस्टम के अंदर आके इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हमारा वो मॉड्यूल नहीं बनता है। ठीक है, आ जाएगा तो फिर मॉड्यूल बन जाएगा, अदरवाइज वो पैकेज रहेगा यहाँ पर। तो अगर कोई पैकेज या मॉड्यूल हम करते हैं तो ये मॉड्यूल का तो सिस्टम को पता है कि भाई इस यूआरएल से उठा करके डेटा लेके आना है, लेकिन इसके अंदर जो छोटे 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 क्या है यहाँ पर सब पैकेजेस दिए गए हैं। इनका यूआरएल कुछ और है, 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 इनका यूआरएल कुछ और है। यानी कि एक पैकेज जो है ना, उस पैकेज के अंदर जो फंक्शनैलिटी दी गई है वो भी फंक्शनैलिटी कहीं और से कलेक्ट करके लाई गई है वहां पे। तो इन सबका रिकॉर्ड कौन मेंशन करेगा? इस मेन का तो जेसन बता दिया कि भाई इसमें से दिया गया है रिएक्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी एक मान लो रिएक्ट है। अब रिएक्ट के अंदर मान लो 100-150 फंक्शन है, हर एक फंक्शन कहीं ना कहीं अलग अलग यूआरएल से उठा के लेके आए गए यहाँ पे। तो जो भी अगर मान लो ये रिएक्ट है तो इस रिएक्ट के अंदर जितने भी आपके छोटे छोटे फंक्शन है इनका यूआरएल कोई और है, इनका यूआरएल कुछ 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 और है। तो हम तो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे ना, अगर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो सिर्फ इनको इंस्टॉल करना है, हमें सिर्फ इनको इंस्टॉल करना है रिएक्ट को। अब रिएक्ट जाने की अपना जो सब मॉड्यूल है वो कहाँ कहाँ से लेके आएगा, वो हमें नहीं लेके आना है। तो रिएक्ट का जो मेन चीजें हैं वो उनके मिलेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ये अलग अलग यूआरएल पर अलग अलग डेटा रखा गया है और हम इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें दिया गया है यहाँ पर नोड में, देखो ये दिया गया है, ये दिया गया। अब ऐसे हमारे पास 1400 कुछ पैकेज इंस्टॉल हैं, हर एक पैकेज के पता ना कितने सारे डेटा होंगे। तो उन सब का लिस्ट क्या आ गया यहाँ पर। अगर इनमें से किसी भी यूआरएल का या हम गलती से कहीं कोई गलत कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसका पैकेज नहीं चलेगा। अगर उसका पैकेज नहीं चलेगा तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अगर मान लो मैंने ये बना दिया कि ये आपका मॉडल है, इस ये किसी और यूआरएल से डेटा आ रहा है और मैं इसमें छेड़छाड़ कर दिए, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, यानी कि मॉड्यूल नहीं चलेगा, और मॉड्यूल नहीं चलेगा तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। जावास्क्रिप्ट है, अगर एक भी लाइन कहीं गलती हो गई तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, गायब। इसीलिए पैकेज डॉट लॉक यहाँ पे दिया गया है कि लॉक का मतलब लॉक कर देना, इसमें आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। हो सकता नहीं मतलब हो जाएगा, थकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। एक बार डिलीट मार के एक लेटर भी एक स्पेस पे डिलीट मार के देख लेना। इसलिए दिया गया कि लॉक करना है, इसमें आपको आपको आपकी मर्जी के कुछ ये नहीं है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। इसमें आपका जो काम है वो आप पैकेज को चेक करो। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ से क्या करना है, काम जो करना है आपको यहाँ पर वो काम करना है रिएक्ट के सोर्स फोल्डर के अंदर। जितने भी सोर्स चेंज करने होंगे वो हम सोर्स करेंगे रिएक्ट के अंदर। जितने भी सोर्स होंगे यहाँ पर उनका आप यहाँ पर कुछ सोर्स ऑलरेडी बना के थीम दिया है यहाँ पे। अगर इसको रन करना है तो आप रन करके देखो। टर्मिनल पैनल का मतलब क्या होता है, इसको रन करना होगा तो रन करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं npm start। npm start जैसे हम npm स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइब्रेरी यहाँ पे रन हो रही है। लाइब्रेरी का नाम क्या है यहाँ पर, वो सर्वर इसका चल रहा है। ठीक है, ये सर्वर यहाँ पे चल रहा है। ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इन्होंने कुछ ऐसा बना करके डिस्प्ले कर दिए डेटा। अब सोचो कि 1400 फाइल जो दी गई है यहाँ पे, पैकेजेस दी गई हैं, अगर उनको हम डायरेक्टली ब्राउजर पे चला दें तो ब्राउजर चल पाएगा, फिर बैठ ही जाएगा। नहीं, एक फाइल तो चलाते तो ब्राउजर थोड़ा टाइम लगा लेता है, 10 फाइलें चला दे थोड़ा और स्लो हो जाएगा। सोचो कि 1400 पैकेज चला दे तो क्या हाल होगा ब्राउजर का, है चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा।
इसलिए उसको कंपाइल करने के लिए अलग से मशीन बनाया गया है कि आप अलग से मशीन पे क्या करो, उसको कंपाइल करो। जो यहाँ मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ उनको जैसे दिया गया है नोड.js क्यों आया है और क्यों हम नोड.js पे कंपाइल करते हैं चीज़ें, फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, उनको देखना, जिनको डाउट है वो बता देना। ब्राउज़र जो हम यहाँ पे बना रहे हैं या जो भी हम जेएस फाइलें बना रहे हैं यहाँ पे, ये ब्राउज़र जेएस फाइल और नोड.js, ठीक है। इस जेएस फाइल को हम यहाँ पर इसलिए नहीं चला पाते हैं क्योंकि ये मतलब एक छोटे छोटे फाइलों को रन करने के लिए होता है, छोटा मोटा यहाँ पे कंपाइलर तो खैर वही है, बट इसके पास बहुत सारा ज़्यादा वर्क है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस तरह का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। ये होती है थोड़ी बहुत फाइल को चलाने के लिए, रन करने के लिए। तो हमारे पास तो बहुत सारी फाइलें यहाँ पर, हमारे पास 1400 फाइलें हैं एग्जाम्पल, और इससे भी ज़्यादा होगी अभी तो। ये तो मेन मोटा मोटा पैकेज है उसका। इस पैकेज को अगर हम डायरेक्टली यहाँ चलाएंगे तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक नोड.js एप्लीकेशन बनाया गया और यहाँ पर भी वही कंपाइलर, जो कंपाइलर यहाँ दिया गया है वही कंपाइलर यहाँ पर भी है। इस कंपाइलर पे हम क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे। कोई मशीन पे चलाएंगे, मशीन ज़्यादा उसको फास्ट रन करेगा सिवाय ब्राउज़र के ऊपर। अब ये जो भी कोड होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्विकली कंपाइल कर पाएंगे। और कंपाइल करने के बाद ये जो डेटा कंपाइलर डेटा होगा, इन डेटा को हम क्या भेज देंगे यहाँ पर ब्राउज़र पे। और इस ब्राउज़र पे भेजने के लिए पीछे एक मॉड्यूल काम कर रहा है, जिस मॉड्यूल का नाम है HTTP मॉड्यूल। वो डेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र के ऊपर भेजता जा रहा है। तो जब ब्राउज़र के ऊपर भेजेगा तो ये ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा भाई कौन से एड्रेस पर डेटा दे रहा है, कोई ना कोई डेटा देने का लोकेशन होगा ना, है। इसी बंद कर दें, ठीक है। किस लोकेशन पे डेटा भेज रहा है उस लोकेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है एड्रेस, पोर्ट का मतलब होता है एड्रेस। तो कौन सा पोर्ट नंबर पर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है वो है बाय डिफॉल्ट 300 पोर्ट नंबर। इस लोकेशन पे डेटा वो भेज रहा है नोड.js HTTP मॉडल के थ्रू। तो जो डिफॉल्ट इसका होता है पोर्ट, जो होता है पोर्ट का मतलब होता है एड्रेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एड्रेस, और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 3000 पोर्ट नंबर। इस पोर्ट पर डेटा वो नोड.js बैकएंड से भेज रहा है। अब यहाँ पे यूआरएल में जाके आप क्या करोगे, लिखोगे कि हमें क्या करना है, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा मशीन क्या है, एक लोकल है। लोकल के लिए, लोकल सर्वर को चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, लोकल होस्ट। लोकल मतलब आपका लोकल होस्ट मतलब होता है चीज़ों को रखना। हमारे इस सिस्टम के ऊपर एक लोकल होस्ट पे डेटा रखा गया है, और कौन से एड्रेस पे डेटा रखा गया है, तो 3000 पे रखा गया है डेटा। तो 3000 पे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। समझ आया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये ग्राफ, यही ग्राफ पूरा फॉलो होता है, क्योंकि ये मान लो जो मशीन दिया गया है वो मशीन छोटा है, ये मशीन क्या है, बहुत बड़ा मशीन है, जहाँ पे फाइलों को हम इजिली रन करा देते हैं। इसलिए यहाँ पर रन करते हैं और डेटा का एग्जीक्यूशन हम क्या करते हैं, फिर वापस ब्राउजर पर भेजते हैं। अब जितने बार इस फाइल में हम चेंज करेंगे उतने बार नोड.js क्या हमारा करेगा, कंपाइल करेगा, उतने बार HTTP के थ्रू डेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर, हाँ, डिस्प्ले होता चला जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पर एक बिहेवियर लगाया गया है, यहाँ पर बिहेवियर लगाया गया है, ताकि जैसे आपके आपके मशीन के अंदर, आपके सर्वर के अंदर, अब इसी फाइल को हम बोलेंगे ना कि हमारी जो फाइल है वो क्या है, सर्वर की फाइल है, क्योंकि बाकएंड में जाके क्या हो रही है, यहाँ पर कंपाइल हो रही है। कंपाइलेशन का मतलब ये हो गया, जब आपका कोड रन होगा तो पूरा कोड एक ही बार में रीड करेगा, या फिर पूरा कोड एक ही बार में क्या करेगा, उसको अनरीड करेगा। दो ही होगा, या तो 100% या तो 0%। इसमें तो होता है कि अगर इस फाइल को यहाँ पे हम रन करेंगे तो अगर पहली लाइन सही है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरी लाइन सही है तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, तीसरी लाइन गलत है तो उसको क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा वहां से।
जावास्क्रिप्ट, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो काम करता है, इस रूट पे काम करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड। बट अगर यही फाइलें हम इसके थ्रू चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो फाइलें होगा, जितने भी कोड होंगे, वो सारे कोड एक ही बार में क्या होते हैं, कंपाइल होते हैं। और कंपाइल होने के बाद प्रोसेस बाई प्रोसेस यहाँ पर डेटा क्या होता है, रन करता है। यहाँ पर हम नोड जेस को बोलते हैं कि नोड जेस हमारा क्या है, एक सिंगल थ्रेड पे काम करता है। आगे मैं बताऊंगा सिंगल थ्रेड क्या होता है, अभी शायद समझ नहीं आएगा, ठीक है। कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यहाँ पर एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है रिएक्ट के अंदर, कि जैसे आप स्टेट का मतलब क्या हो गया, कि अगर जैसे कोई भी प्रोसेस एक बार फाइल यहाँ पे कंपाइल हो गया, यानी कि एक स्टेज में डेटा चला गया, अब जितने बार आप डेटा को चेंज करोगे उतने बार आपका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर दिया है कि जैसे आपने फाइल को चेंज करोगे, जैसे आपने चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करोगे, वैसे आपका स्टेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे चेंज होगा वैसे सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट 300 पोर्ट पर ये रन हो जाएगा कोड, वो आपका कोड यहाँ पे चल रहा है। देखो कोड आपका क्या हो गया है, सक्सेसफुली किस पे चल गया है, लोकल होस्ट इस रोड मतलब आपका जो पोर्ट नंबर है उस पोर्ट नंबर पे चल गया है। सेम अगर लिंक से ऐड है, यानी कि इंटरनेट से ऐड है, तो अगर आपको अगर देखना होगा ये प्रोजेक्ट जो अब यहाँ प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, अगर सेम इंटरनेट जैसे मैंने यहाँ पर ड्यूकेट के कनेक्टिविटी से नेट से कनेक्ट है, और आप भी अगर ड्यूकेट के वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो इस फाइल को चलाने के लिए अगर आप यूआरएल में चीज़ लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा चीज़ें कि कोड क्या है, ये दिख जाएगा, हमारा कोड दिख जाएगा, हमारा मतलब आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। हमारा आउटपुट दिख जाएगा, जो हमारे कोड यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये बाई डिफॉल्ट HTTP मेथड के अंदर इन्वॉल्व है फीचर है, दिख गया है। कोई ट्राई किए HTTP 192 IP एड्रेस, और इस IP के अंदर एक पोर्ट ना, क्योंकि एक IP के ऊपर पोर्ट हमेशा यूनिक ही होता है। आप एक आईडी के ऊपर सेम दो पोर्ट नहीं हो सकते, दो एड्रेस नहीं बन सकता, ठीक है। कभी एड्रेस एक एरिया में दो एड्रेस सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक आईपी के ऊपर एक ही पोर्ट रहेगा, कभी भी डुप्लीकेट पोर्ट नहीं बनता। मल्टीपल मशीन्स के अंदर मल्टीपल पोर्ट हो सकते हैं, बट सेम आईपी के ऊपर मल्टीपल पोर्ट नहीं हो सकते, मल्टीपल पोर्ट होंगे, सेम पोर्ट नहीं बनेंगे। एड्रेस हमेशा अलग अलग मिलेंगे। एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। अब से मान लो हम कहें कि नोएडा में है, नोएडा की कोई कोई एरिया है, तो एक नोएडा के अंदर दो एरिया सेम थोड़ी हो सकते हैं, एक ही होगा। अगर ब्लॉक आपका यहाँ दिया गया है, इस ब्लॉक दिया गया है, तो इस ब्लॉक एक ही रहेगा, इस ब्लॉक दो तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। एक एक नेटवर्क के ऊपर जो आपकी आईपी होगी वो यूनिक ही होगी। अगर सर्च मारोगे तो हमारा कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि है दिख गया, कोई नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे वैसे वैसे आपको आउटपुट दिखता जाएगा। ये दिया है कुछ, रिएक्ट ने क्या किया है कि कुछ थीम्स बना के यहाँ पे दे दिया है, लोगो बना के दे दिया है, जिसको बोलते हैं वेलकम फाइल। ये आपकी वेलकम फाइल है रिएक्ट जेएस की। ये सारी वेलकम फाइलें को मैं रिमूव कर देता हूँ। वेलकम फाइल को रिमूव करने के लिए जो भी आपका दिया गया यहाँ पे CSS, मैंने इसको रिमूव कर दिया। एक तरह से मैं इसको रिसेट कर देता हूँ और हम स्टार्टिंग से बनाते हैं। जो जेस दिया गया है app.js, इनको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। टेस्ट फाइलें दिया गया, इनको भी आपकी मर्जी, आप चाहें तो रिमूव करना तो हटा देना। index.js को मैं रख देता हूँ, है ना। ये भी फाइलें रिमूव कर देता हूँ। स्टेट ऑफ टेस्टिंग वाली फाइल अगर चाहिए
इसको रखना, अदरवाइज इसको मैं रिमूव कर दिया। मैंने कौन सी फाइलें सोर्स के अंदर रखे हैं? सिर्फ इंडेक्स वाली फाइलें रखे हैं। और इस इंडेक्स वाली फाइल के अंदर मैंने बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा देता हूँ, कुछ और चीज़ें यहाँ पर नहीं है, राइट। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया। सेव कर देते हैं, हमारा सही है यहाँ पे कोड। मैंने सोर्स के अंदर सिर्फ एक फाइल रखे हैं, वही इंडेक्स डॉट जेएस। एक ग्राफ इसका भी रेडी करता हूँ, देखो यहाँ पे। ये समझ में आ गया है? ये फाइलें रन कैसे होता है, पीछे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है इसके। तो जो फाइलें चलेगी यहाँ पे, इसमें जो फाइलें दी गई है वो एक दी गई है यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। दूसरी जो फाइलें दी गई है यहाँ पे वो दी गई है यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस। और तीसरी जो फाइलें यहाँ पर आप बनाएंगे वो आप अलग अलग फाइलें बनाएंगे, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जितनी भी फाइलें यहाँ पे बनेगी वहाँ पे डॉट एचटीएमएल की फाइलें नहीं बनती हैं। क्या बनेगा यहाँ पे? सब डॉट जेएस की फाइलें बनेगा। और कौन कौन से एक्सटेंशन की फाइलें बनेगी वो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। ये प्रोसेस कैसे करता है यहाँ पर डेटा? तो जो भी हम यहाँ से बनाएंगे, जितने भी आपके जेएस के यहाँ पे फाइलें होंगी, ऑल इज जेएस, सारे जेएस की फाइलें बनेंगी यहाँ पे। इन सारे फाइलों का जो एग्जीक्यूशन होगा वो हो जाएगा इंडेक्स डॉट इसके अंदर आएगा, जेएस के अंदर। आप पर्टिकुलर कंपोनेंट भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, या किसी कंपोनेंट के डेटा किसी और कंपोनेंट में भी कॉल करा सकते हैं। रेट को बोला जाता है कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब हर एक चीज के लिए एक छोटा छोटा पेज बना सकते हो, कंपोनेंट बना सकते हो। तो किसी भी कंपोनेंट को आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल करा सकते हो, कॉल आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर कि ये अगर इस फाइल की, ये जिसकी फाइलें है उठा करके अगर इससे भी कॉल कराओगे, ठीक है, और ये कंपोनेंट आकर क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। जो फाइनल यहाँ पर रेंडर होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो होगा इंडेक्स डॉट जेएस पे होगा। जितने भी कंपोनेंट पीछे बनाओगे उनका जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स डॉट जेएस के पास से आएगा। और इंडेक्स डॉट जेएस क्या करता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को डेटा ट्रांसफर करता है। और इंडेक्स डॉट जेएस जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर डेटा को क्या करता है, व्यू कराता है। कभी भी जेएस की फाइलें ब्राउजर के ऊपर व्यू नहीं होती है। व्यू कराने का काम कौन करेगा, एचटीएमएल। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज का यूज करो, बगैर एचटीएमएल का गुजारा नहीं है। एचटीएमएल रहेगा तभी व्यू होगा ब्राउजर के ऊपर। आप जेएस या पाइथन या जो भी चीज़ें सोचो कि हम डायरेक्टली उनकी फाइलें यहाँ पर रेंडर करा दें, वो रेंडर नहीं होंगी, ठीक है। उसके लिए एक फ्रेम चाहिए, वो है एचटीएमएल। तो ये फाइलें ऐसे चलेगी यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या होता है कि जितने भी फाइलें बनाएंगे वो यहाँ पे आएगा, रेंडर होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसका आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। लेकिन इसमें आउटपुट देखने के लिए देखो यहाँ पे कैसे दिया गया है, मैं बताता हूँ। अभी कुछ फाइलें यहाँ पर नहीं आ रही है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। हमने यहाँ से क्या करते हैं, एक जेएस की फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे ले लिया होम डॉट जेएस। इससे पहले कुछ नोट्स भी लिखने होंगे, वो लिखो यहाँ पे। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट के मतलब क्या होते हैं, कंपोनेंट मतलब पेज तो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं यहाँ पे। पहला होता है यहाँ पर ये फंक्शन कंपोनेंट, और दूसरा होता है यहाँ पर क्लास कंपोनेंट। दो ही तरह के कंपोनेंट बनते हैं, तीसरा कोई कंपोनेंट बनाने का टाइप नहीं है यहाँ पे रीड के अंदर, ठीक है। जब भी आप कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शन नेम एंड फाइल नेम start from
कैपिटल लेटर, ये आपके नोट्स हैं, ये हमें यहाँ पर लिख दें। जब भी आप फाइल का नाम देंगे या फोल्डर का नाम देंगे, फाइल का नाम या फंक्शन का नाम देंगे, तो नाम हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है ना, रियल डॉम पे काम नहीं करता। मतलब जो भी आप लिखेंगे ना उसका एक वो क्लोन बनाता है एक तरह का, उस क्लोन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का रूल क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। बताया था ना, जितने भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हम न्यू कीवर्ड देकर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। ऑब्जेक्ट के लिए ओ क्या होता है, कैपिटल होता है उसका। वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, तो इसलिए इसका जो नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए, नहीं होगा आगे काम करना बंद कर देगा वो। फिर एरर ही नहीं आएगा, अब ढूंढते रहो एरर उसका, कहीं मिलेगा ही नहीं। नोट इसके अंदर जो हम फाइल के टाइप बनाते हैं, ठीक है, फाइल फॉर्मेट या फाइल का एक्सटेंशन कहो, फाइल एक्सटेंशन जो बनता है वो बनता है, आप डॉट जे से बना सकते हो, दूसरा डॉट JSX भी बना सकते हो, तीसरा आप डॉट TSC बना सकते हो, और डॉट TSX भी बना सकते हो। प्रेफर हम करेंगे जेस या JSX यूज करें, क्योंकि TS धीरे धीरे अभी रिएक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, अपडेट हो रहा है, अभी परसेंटेज भी अपडेट नहीं है, मतलब अभी 10-15% सिर्फ यूज हो रहे हैं किसी किसी मॉडल के अंदर, बट आने वाले फ्यूचर में वो TS में भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट जो कि जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक सुपर सेट मॉडल है। ठीक है, तो ये 4 तरह के हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। प्रेफर हम करेंगे कि स्टार्टिंग के दो चीज़ें यूज करें, जेस और जेसेक्स। समटाइम अगर TS भी करना होगा तो TS भी कर सकते हो, नहीं तो फिर दो यूज, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, होम डॉट जेस नाम की फाइल बना लिया यहाँ पे। इस फाइल को हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर अब जेस लिखेंगे। मोस्टली जेस उसमें यही लिखे जाएंगे जो ECMAScript 6 के फीचर हैं, वही आप यूज करेंगे। जैसे ECMAScript 6 में दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इंटरव्यू में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जावास्क्रिप्ट में पूछा जाएगा जावास्क्रिप्ट में मॉडल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट भी आप करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, और एक्सपोर्ट भी करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। क्या होता है यहाँ पर, डिफॉल्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और दूसरा होता है यहाँ पर नेम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी हम नेम यूज करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, प्रॉपर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे तो नेम जो होगा वो आपका ना इंपोर्ट होगा और ना एक्सपोर्ट होगा। डिफॉल्ट क्या होता है कि आप डिफॉल्ट दे दो तो किसी तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाता है। तो डिफॉल्ट के अंदर हमें यहाँ पर, या डिफॉल्ट अगर हम इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें, इसके लिए हमें ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी नहीं होता। पढ़ लेना इसके बारे में।
ठीक है, प्रैक्टिकल तो हम पूरी करा देते हैं यहाँ पे जितना हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब हम बैकएंड में काम करेंगे तो पहले, इससे पहले हमने लिंक यूज किए ना, लिंक करना। कई जगहों पे हमने लिंक किए थे, कई जगह पे हमने एक दो जगह पे हमने इंपोर्ट भी यूज किया था। बट यहाँ पे मोस्टली क्या चीज़ें होता है, इंपोर्ट होता है। यहाँ पे लिंक वगैरह का नाम नहीं होता है कि आपने प्लगइन को लिंक कर दिया, आपने चीज़ों को लिंक कर दिया। एवरीथिंग यहाँ पर क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। अगर कोई मॉड्यूल या कोई पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले हमें जितने भी पैकेजेस होंगे वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट में जैसे मान लो हमारी फाइलें बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, हमें रिएक्ट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये आपका क्या है, डिफॉल्ट इंपोर्ट है। ये जो दिया गया है, रिएक्ट हमारी एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को पूरा हमने इंपोर्ट करते हैं और किस वेरिएबल के अंदर रखते हैं, रिएक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रिएक्ट लिखेंगे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करना। तो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हमने, यानी कि रिएक्ट फाइल को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, जिसके अंदर रिएक्ट के बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। भाई रिएक्ट का क्या लाइन होना चाहिए, रिएक्ट का कंपाइलेशन कैसा होना चाहिए। अगर इन केस नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। है, हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हैं जिस लाइब्रेरी को हमें यूज़ करना है। तो रिएक्ट जो दिया गया है, रिएक्ट यहाँ पर ये एक वेरिएबल का नाम है और इस वेरिएबल के अंदर हम पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हैं। यानी कि पूरी लाइब्रेरी को हमने असाइन कर दिया किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, है ना। और उसके भी यहाँ पर हम आगे चलकर उनको यूज़ करेंगे। इनका यूज़ नहीं भी करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज़ ना करने का मतलब ये हो गया, या यूज़ करने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको, इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो हम रिएक्ट के जितने बेसिक फीचर हैं उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। और अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो रिएक्ट के अंदर जो फंक्शनैलिटी है उनको हम यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने दे दिया कि हमें बेसिक फंक्शनैलिटी होगा उनको हमें यूज़ करना है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। हमने फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं, फंक्शन कोई भी नाम दे दोगे बट नाम का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि क्या है, माई होम है, और हमने यहाँ पे होम दे करके और लिख दिया। यहाँ पे रिएक्ट के अंदर जितने भी आप फंक्शन यूज करेंगे वो एक रिटर्न टाइप फंक्शन होंगे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन नहीं होते, एवरी फंक्शन क्या होते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं, उसमें रिटर्न होना मैंडेटरी होता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया और हमने इस फंक्शन से क्या रिटर्न लेंगे, जो भी आप रिटर्न लेना चाहें वो आप रिटर्न ले सकते हैं। कुछ भी XYZ थीम कुछ भी देना है तो आप रिटर्न दे दो। अगर मान लो हमने यहाँ पे दे दिया कि H1 और दिस इज होम पेज, हमने ले लिया, हमने एक एलिमेंट रिटर्न करा लिया इससे। ठीक है, रिटर्न कर लिया। और इस फंक्शन को हम किसी और फाइल के अंदर यूज कर सकें, इसके लिए आपको इसको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। अब एक्सपोर्ट दो तरीके से करते हैं, या तो नेम एक्सपोर्ट या फिर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हम दे देंगे डिफॉल्ट, और फाइल का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, माई होम। हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया और उसका नाम है माई होम। हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप किसी फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो।
सेव कर लिया हमने, ठीक है, सेव करा लिया। अब सेव कराने के बाद इस फाइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, index.js के अंदर इसको इंपोर्ट कराते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट, और फाइल का नाम क्या था यहाँ पर, माई होम फ्रॉम, इंपोर्ट हो गया। तो हमने इसके अंदर जो एक फंक्शन दिया गया था जो कि माई डिफ़ॉल्ट था, वो फंक्शन आकर किस में स्टोर हो गया, माई होम के अंदर। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि माई होम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। ये आपका रेंडर होकर के कहाँ दिखेगा, पेज के ऊपर दिख रहा है। डेटा कैसे जा रहा है यहाँ पे, डेटा को समझो। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे जो दिया गया माई होम एक फंक्शन है, यहाँ पर माई होम जो दिया गया एक फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर index.js के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो माई होम लिखा गया है वो एक वेरिएबल है जो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन दिया गया है उसको यहाँ पर क्या करता है, वो स्टोर करता है। जरूरी नहीं, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, आप कुछ भी पास कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अब इनके बजाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ABC, सेव कर दो। यहाँ पर तब पर भी आपका आउटपुट दिखेगा, कोई एरर नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं आएगा। आ रहे कोई एरर? तो ये जो दिए हमने यहाँ पर तो ये फंक्शन है, यहाँ भी ये फंक्शन है, बट जैसे इसको हम इंपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्या था, वेरिएबल था। उस वेरिएबल के अंदर हमारी कौन सी फाइल इंस्टॉल है, यहाँ पर होम के अंदर से, होम तो हमारी फाइल है ना, उस फाइल के अंदर एक फंक्शन है माई होम के नाम से। तो उस फंक्शन को यहाँ पे क्या है, स्टोर किया है, और स्टोर करके हमने यहाँ पे जब दे रहे हैं तो यहाँ पर एक एलिमेंट बनता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल एलिमेंट। ये आपका वर्चुअल एलिमेंट बन गया। यहाँ पे कुछ भी नाम चेंज कर दो, यहाँ नहीं चेंज किया हमने, यहाँ तो माई होम है ही। फाइल के नेम अगर आपने दे दिए ना, तो उसके अंदर जो फंक्शन होगा, जो डिफ़ॉल्ट होगा, उनको पिक कर लेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ भी ना आए तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आ जाए, यही करते हैं ना हम। तो इस वेरिएबल के अंदर अगर हमने ऐसा कुछ नहीं देते हैं या कुछ ही नहीं आता, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किए वो आगे क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को एज ए एलिमेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वो एलिमेंट बन गया। एक से ज़्यादा फंक्शन एक फाइल के अंदर एक ही डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाएंगे आप, बाकी आपके नेम फंक्शन होंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, नेम एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हाँ खुद ही नाम से हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट अपना नाम पे कर लेता है। राइट, हाँ, ये हमने ऐसे कर दिया यहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर वो एक वेरिएबल बन गया है, और यहाँ पे आते ही वो एक एलिमेंट बन गया। तो फंक्शन, वेरिएबल और एलिमेंट ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। और इस एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू हमारे रिटर्न में आ रही है वो आएगी। यहाँ पे देखो दिया गया है कि रूट डॉट, यहाँ पे दिया है ना कि रूट नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रूट एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जहाँ पे आईडी होगा, जिस एलिमेंट के अंदर आईडी लगा होगा, उस एलिमेंट के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिएक्ट उसको रेंडर कर देगा एलिमेंट को। और ये आईडी लगा कहाँ गया है, ये आईडी है आपका पब्लिक के अंदर index.html, और इसी के अंदर देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा हुआ है आईडी। इस आईडी के अंदर सारा का सारा डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपेंड हो रहा है। समझा? तो मैंने ग्राफ बनाया था कि जो भी आपकी फाइलें होगी उसमें आप क्रिएट करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स जो दिया गया है, इस इंडेक्स को हम बोलेंगे कि दिस इज रूट डायरेक्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं।
कहीं से भी कोई फाइल बनाओगे इसी रूट के अंदर आनी है उसको, इस रूट से बाहर जानी नहीं है, इसी रूट से होकर के डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इसको रूट फाइल भी बोलते हैं, इंडेक्स फाइल को हम रूट फाइल भी बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। और इसी फाइल से डेटा हो करके किस में जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही ब्रिज है, वो है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी जहाँ पे दिया होगा उसी आईडी के अंदर डेटा क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो इसके अंदर एक आईडी दिया गया है, उसी आईडी के अंदर डेटा अपेंड होगा और वो ब्राउजर के ऊपर व्यू होगा। तो इस तरह फाइल है। अब इनमें से कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, इंडेक्स पे आएगा, और इंडेक्स के अगर प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर तो फाइल रीड नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, बंद, एक भी लाइन नहीं डिस्प्ले होगा यहाँ पे। अगर एक का ई भी कर दिया आपने ना तो जावास्क्रिप्ट है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट साफ, क्योंकि इस पाइपलाइन के अंदर डेटा ही नहीं आएगा ना, आईडी के अंदर डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि सारा डेटा यहीं आकर रेंडर हो रहा है। सर index.js के अंदर हम अपने टैग लिख सकते हैं, मतलब HTML के टैग कुछ सब कुछ लिख सकते हैं, कैसे टाइप, लेकिन जो भी टैग लिखेंगे इनसाइड द फंक्शन लिखेंगे आप, जो render बिल्कुल, क्योंकि रेंडर के अंदर इसको परमिशन है रेंडर कराने की, उससे बाहर लिखोगे तो फिर मान्यता नहीं है, तो इनवैलिड है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे देंगे भाई का और ग्राफ रेडी का, ये ग्राफ समझ में आया है, डेटा कैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, नींद आ रहा है क्या, क्या बात है, हैं? ठीक है, तो ये चीजें आप देखो, इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, और भी हम्म, रिटर्न जहाँ पे हमने दिए हैं, जो हमने रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, एक फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर आप चाहे कितने मर्जी जितने मर्जी उतने फंक्शन आप बना सकते हो, 2 4 10 20 50, चाहे जितने मर्जी उतने बना लो, बट एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट फंक्शन होगा, दो नहीं होगा, ये आप नोट डाउन कर लेना, वन फाइल वन डिफॉल्ट फंक्शन। जैसे जावास्क्रिप्ट हम इफ कंडीशन लगाते हैं, तो इफ में हम क्या करते हैं, इफ तो कितने भी लगा लो, बट एल्स क्या होता है, एक ही लगता है, इफ के अंदर एल्स एल्स इफ लगाते जाते हैं ना, बट लास्ट में हमारा एल्स क्या बचता है, सिर्फ एक ही होता है। तो एक फाइल के अंदर आप एक ही यहाँ पर क्या करेंगे, डिफॉल्ट फंक्शन बनाएंगे, दो नहीं बना सकते आप, तो error आएगा। नहीं तो एरर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, जितने भी फाइल बनाएंगे यहाँ पे हर एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होगा, दो रिटर्न नहीं हो सकता, वरना आपका लॉजिकल एरर आ जाएगा। फिर वैसे भी तो एक ही लगा के रखा है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में पूछते हैं, हमने भी बहुत सारे अपने कंपनियों में एक दो बार पूछा, तो लोग हाँ सर लगा देंगे, दो लगा सकते रिटर्न, तो दो रिटर्न कभी नहीं लगता है, एक फाइल के अंदर एक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही रिटर्न यूज होता है, चाहे वो कंडीशनल हो चाहे आपकी नॉन कंडीशनल हो, एक ही रिटर्न यूज होगा। एक रिटर्न जो होता है वो हमेशा एक सिंगल एलिमेंट को ही रिटर्न करता है, दो एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा। एक फंक्शन एक ही यहाँ पर एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है, जैसे h1 दिया गया है उसको रिटर्न कर रहा है, h2 लगा दोगे काम नहीं करेगा। सर लेकिन कंडीशन के साथ हम मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं। कंडीशन के साथ में मल्टीपल रिटर्न्स बना सकते हो, रिटर्न एक ही आएगा रिटर्न लेकिन, नहीं होगा, हाँ बाकी रिटर्न नहीं। बाकी नहीं होंगे। अगर हमने 2-3 फंक्शन बनाए हुए तो लगा लो, हर एक फंक्शन के दो तीन फंक्शन आपने बनाए हो ना, पर फंक्शन के अंदर तो एक ही रिटर्न लिखेंगे, लूप चलाएंगे तो एक बस रिटर्न एक बार ही होगा। बिल्कुल एक ही बार होगा। सर इसको रिकर्सिव हम कर सकते हैं। हम्म, रिकर्सिव क्या रिकर्सिव क्या होता है, फंक्शन अपने आप कॉल जो करता है। करा सकते हैं, तो उसको रिकर्सिव कहो, उसको कॉल बैक कर लो, नहीं कॉल बैक तो बोल सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन भी उसी को बोलते हैं, है ना। और किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गया।
नोट्स लिखने की तो जरूरत नहीं है। एक फंक्शन वन रिटर्न, ये ध्यान रखना। हाँ, वन फाइल वन डिफॉल्ट फंक्शन, एक ही याद रखना है। ठीक है। और वन वन एलिमेंट वन रिटर्न, मतलब एक एलिमेंट के अंदर एक ही रिटर्न होगा, दो रिटर्न नहीं हो सकते। अगर जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, हमने H1 दे दिया, अगर हम यहाँ पर H2 देने की कोशिश करें, H2 क्या करेगी, ये क्या है, गलती आ गया। एक फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना, हमने यहाँ पे दिया तो क्या यहाँ पे आ गया कंपाइल एरर, और इस कंपाइल एरर के अंदर देखो यहाँ पे क्या दे दिया। अब ये किस तरह का एरर है, एरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, ये कौन सा एरर है, क्या है? सिंटेक्स एरर। अच्छा, यहाँ से भी आप स्क्रीन से पहचान लोगे। अगर सिंटेक्स एरर होगा तो ब्लैक स्क्रीन आएगा, और अगर लॉजिकल एरर होगा तो वाइट स्क्रीन आएगा। ब्लैक एंड वाइट दो एरर होते हैं, दो आपके स्क्रीन मिलेंगे आप। सर अगर हम इसको एक दिन के अंदर दो H1 H2 रखते हैं तो बिल्कुल करेगा, लेकिन एक्चुअली रिटर्न तो डीवी को करेगा, और उसको मैं पूरी पेज बना लो। रिटर्न हमेशा एक ही एलिमेंट करेगा। हम्म, हो गया, आगे चले। तो ये चीजें यहाँ पे काम नहीं करेगा। कंपाइलर, कंपाइल टाइम देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा, इसको चेक कौन करता है, कंपाइल कौन करता है, नोड जेएस कंपाइल करते हैं इसको, पक्का। जावास्क्रिप्ट कंपाइल करते हैं, राइट, बिल्कुल। वेट इंजन जो कंपाइलर है उसको कंपाइल करता है। ठीक है, जो कंपाइलर है वेट इंजन उसको कंपाइल करता है। और इसके अंदर एक यहाँ पर पैकेज है जिसका नाम है वेब पैक या बेवल, दो लाइब्रेरी है उसके अंदर। उन दोनों का काम है चेक करना कि आपने जो कंपाइल किए हैं वो सही है या गलत है। तो एक तरह की वो टेस्टिंग की लाइब्रेरी है, जो कंपाइल को क्या करती है, टेस्ट करती है, चेक करती है क्या ब्राउज़र के लिए वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं कि रन टाइम जो हमारा कंपाइलर होता है, अगर गलत होगा तो यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी चेक करी, इस ये एरर किस लाइब्रेरी के अंदर मिला है, वेब पैक के अंदर मिला है। ठीक है, वेब पैक ने जब इसको कंपाइल किया यहाँ पर तो बता दे कि उसके अंदर दो एरर थे, और वहीं पे कोड आपका क्या हो गया है, बंद हो गया। आगे प्रोसेस नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया तो यहाँ पे जो सर्वर है वो आपका क्या हो गया, एरर। नेटवर्क में जाओगे तो आपका यहाँ पे सर्वर क्या दिखाई देगा, कि सर्वर आपका क्या हो गया, यहाँ पर एरर हो गया है, कुछ आगे फाइल प्रोसीड ही नहीं कर रहा है। रूट के अंदर देखो दिया गया ना, रूट के अंदर, इस रूट के अंदर कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आई फ्रेम के अंदर एक रखा गया है वेब पैक, जो कि डिपेंडेंसी है, और ये उसको चेक करता है। तो अगर यहाँ पे होता तो हमारे यहाँ पे आया था। मैं इस फाइल को दोबारा से रिकॉल करता हूँ, सेव। अब ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पे जाएंगे तो आपका रिटर्न आ गया। देखो डिव के अंदर वो H1 एलिमेंट आ गया रूट के अंदर। तो इसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि देखो जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट जेएस, चलो आगे चले।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना। अगर इसको हमने नेम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो नेम एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, जो भी अगर आपको बनाना होगा, होम वन या जो भी नाम देना होगा वो नाम यहाँ पे दे देना। और इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिटर्न, और जो भी आपको एलिमेंट यहाँ पे पास करना होगा वो एलिमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं। सेव कर लिया हमने यहाँ पे। तो हमने क्या करना होगा, अब देखो ये वार्निंग दे रहा है, येलो कलर में जो भी आ रहा है ना, वो ES जो दिया गया यहाँ पर लिंट, ये बेसिकली एक कलरफुल यहाँ पर दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एक लाइब्रेरी है जो चीज़ों को कलरफुल करती है। तो इसको क्या मिल गया यहाँ पर, कह रहे हैं कि वार्निंग एक मिल गया कि जो आपने होम जेस फाइल बनाया हो उसके अंदर माई होम जो दिया गया है वो क्या है, यहाँ पर डिक्लेयर तो हो गया है बट ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। तो रिएक्ट जेस के अंदर जितने भी आप फंक्शंस बनाएंगे, मोस्टली अगर वो यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक कभी डिफाइन नहीं करना। जब आप ब्लैंक करोगे वो हमेशा वार्निंग देगा आपको, हमेशा वार्निंग देगा। जैसे हम क्या करते हैं HTML के अंदर बनाते हैं ना, कि बना रहे हैं कुछ यूज़ भी नहीं कर रहे, कोई क्लास बना लिया हमने, छोड़ दिया उसको यूज़ नहीं किया, तो आपको वहाँ पे कहीं चेक नहीं करता है कि ये फाइलें अनयूज्ड हैं या क्रिएट हो गई है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। बट रिएक्ट जो है वो हमेशा उसको वार्निंग में कन्वर्ट कर देगा, भाई ये चीज़ आपने बना ली है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो इसको यूज़ करो या फिर हटा दो। चलेगा, ठीक है। तो ये कर है कि आपने यहाँ पे 11 नंबर लाइन के अंदर आपने होम वन बनाए हैं, इसको डिफाइन तो किए हैं बट नेवर यूज, आप इनको यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोड को रिड्यूस करने के लिए दिया गया चीज़ है, ठीक है। अब इससे हमने क्या करेंगे यहाँ पर, कि इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, नेम एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देंगे एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर दिया, यानी कि अब आपका ये जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, यूज कर सकते हैं आप। एक्सपोर्ट हमने कर दिया, इसको भी अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्या दिया था यहाँ पर, माई होम वन, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये इम्पोर्ट के लिस्ट में आ जाएगा। अगर वहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी तरह करो, नेम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, अगर नहीं करोगे तो वो इम्पोर्ट के लिस्ट में नहीं आएगा। हमने इंपोर्ट कर दिया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉल कराएंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट कर लो या वो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा जैसे आप उसको यूज़ करोगे तो। समझ में? तो यहाँ पे आ गया, किसके अंदर आया है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर नेम एक्सपोर्ट है, पर्टिकुलर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया है। इसको आप सेव करोगे तो यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, दिख गया, div के अंदर h1 भी आ रहा है और h4 भी आ रहा है। समझ में? पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम नेम एक्सपोर्ट, है ना। तो हमने नेम एक्सपोर्ट दे दिया। अच्छा, जहां पे हमने ये चीज रिटर्न में दिए हैं, इस रिटर्न के अंदर, तो इस रिटर्न के अंदर सारा चीजें आप पास कर सकते हैं जो रिटर्न दिया गया है। ये रिटर्न तो अभी आपका एक जो भी रिटर्न हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट का, ये एक रिजर्व कीवर्ड है। और ये जो दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका एक एक्सप्रेशन है जो सिंगल लाइन को, सिंगल स्टेटमेंट को रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे हमेशा हम सिंगल एलिमेंट ही देंगे, दो एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे दो, नंबर दे दो, स्ट्रिंग नंबर, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट जो भी आपको पास करना होगा, वेरिएबल, है ना,
और यहाँ पर HTML एलिमेंट कंपोनेंट, यहाँ पे कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं, मतलब कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? हैं? एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट एक्सप्रेशन बोला जाता है, बट अगर कोर कंसेप्ट में कहें कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो हमारा, हाँ, जो मतलब हम ऑपरेशंस जितने परफॉर्म करना होगा वो हम सारे ऑपरेशंस दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंडर अगर चाहो जितने भी ऑपरेशंस करने होंगे, प्लस माइनस, सिर्फ कंडीशन नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीज़ें बिना बुलाए मेहमान, तो क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट। और एक होता है कि पूरा एकदम इज्जत से बुलाने वाली चीज़ें, तो क्या हो जाएगा? नेम एक्सपोर्ट। पर्टिकुलर नेम ले करके उनको हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे। और डिफॉल्ट का मतलब अच्छा नहीं आया तो फिर वो दौड़ के आ जाएगा बिना बुलाए ही। तो वो चीज़ें दिया गया है कि अगर आपकी फंक्शन फाइल जो चल रही है, अगर कोई फंक्शन नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। वो गया डिफॉल्ट। कुछ भी नहीं चलेगा तो ये बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। लेकिन अगर हमने नेम एक्सपोर्ट देते हैं तो उसको पूरा कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर यूज करके और तब हमें क्या करना होता है? कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। समझ में आया चीजें कुछ? तो इसको बनाएंगे और ये यहाँ पर ये सब चीज़ें पास कर सकते हैं, इनको यूज़ करना है। अब अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे पास करना होगा तो आप कोई भी एलिमेंट को क्या कर लेना, यहाँ पर जस्ट एक डिव हमने बना लिया, एंड इनसाइड द डिव आप जितने भी एलिमेंट पास करने होंगे वो सारे एलिमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। हेडिंग दे दिया हमने, यहाँ पे पैराग्राफ देना होगा, हमने पैराग्राफ दे देंगे। टेबल बनाने होंगे, आप टेबल दे दो, एंड जो भी पास करने होंगे वो आप यहाँ पे पास कर दें, यहाँ पे, है ना। QL LI अगर देना होगा, यहाँ पर LI होम बनाना होगा, होम बनाना। ये कहते हैं कि आप जितने भी एलिमेंट यूज करेंगे वो एलिमेंट क्लोज होना मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी है तो है, अगर नहीं क्लोज करोगे आपका एरर आ जाएगा तुरंत ही। चाहे वो सेल्फ क्लोजिंग हो या क्लोजिंग हो, क्लोज होना मैंडेटरी है। यस बिल्कुल, नहीं देंगे तुरंत एरर आ जाएगा। HR लगाएंगे यहाँ पर और उसको क्लोज नहीं कर देंगे यहाँ पर तो तुरंत क्या हो जाएगा? एरर। सेव करते हैं, यहाँ पर देखो क्या कर लिया, एरर दे दिया। इसलिए दे दिया यहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज नहीं किए। जितने भी एलिमेंट हैं वो क्लोज होना मैंडेटरी है। अब अगर आपको एरर लेके आना होगा, क्लोज मत करना, ढूंढते रहना फिर। तो क्लोज करना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आप यहाँ HR सेल्फ क्लोजिंग भी तो करोगे ना उसको। अब इससे मैंने यहाँ पे जो दिए हैं वो सेल्फ क्लोजिंग है। HTML तो पहले हम करते थे ना कि भाई अगर नहीं भी क्लोज की तो भी चल जाता था, बट यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि इनके पीछे टेस्टिंग लाइब्रेरी लगी पड़ी है। अब कोड में अगर हम कोई टेस्टिंग लाइब्रेरी लगा रखें तो कोड तो एक एक चीज़ को चेक करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट किया, अच्छा कोड सही है, दो चार लाइन इधर उधर भी होता है तो हम नहीं चेक करते हैं। लेकिन जब आप कोड कंपाइल करोगे और पीछे लाइब्रेरी लिखी गई है तो एक एक लाइन रीड करेगी आपको, कहीं भी पकड़ में आया तुरंत वहीं से एरर थ्रो कर देगा। तो एक एक चीज़ को, ये जितने कोड जितने बार रन करते हैं उतने बार पीछे इनके कोड चेक होता है। और वो कौन चेक करता है? बेवल, वेब पैक और बेवल। यहाँ पर वेब पैक है, वेब पैक उसको क्या करता है, चेक करता है। वेब पैक ने इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली किया है, मतलब उसको रीचेक कर लिया।
इसके लिए अलग से चेकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपनी अगर हम करते हैं ना कि भाई किसी कहीं प्रोडक्ट बना तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, चेकिंग होता है, वे कैसी क्वालिटी है उसकी ना, क्वालिटी चेकर लगाते हैं बीच में कि अच्छा अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोड टेस्टर पहले से लगे पड़े हैं कि आपने कोड लिख दिया, वो कोड सही है या गलत है वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे कोड क्या करेगा उसको चेक कर देगा, वो गाइडलाइन बैठाया गया वहाँ पे। अगर होगा तो आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि आपका कोड बिल्कुल सही है। समझ में आया? मल्टी लाइन भी अगर लिखना होगा तो आप इसके अंदर लिख लेंगे। अच्छा अगर मान लो हमने यहाँ से क्या कर दिया कि हमने रिटर्न जो दिया गया यहाँ पे, हमने गलती से हमें नहीं पता हमने 2 रिटर्न लगा दिए, ठीक है, हमने 2 रिटर्न लगा दिया तो क्या होगा, फिर एरर आ जाएगा। अगर मान लो हमने गलती से क्या कर दिया यहाँ पे H1 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया H1 की चीज़ें, रन कराएंगे, क्या आ गया यहाँ पे, एरर नहीं आया है। पहला वाला रिटर्न हो जाएगा लेकिन दूसरा हम्म जो है वो अनरिजल्ट कोड ठीक है, क्योंकि जब हमारा कोड रन करेगा ना यहाँ पे तो उस इस फंक्शन के अंदर हमने एक रिटर्न ये लगाए हैं और दूसरा रिटर्न ये लगाए हैं। भाई कोड का फंक्शन का काम है सिर्फ एक रिटर्न को एक्सेप्ट करना, वो एक रिटर्न का तो यहाँ पर जो रन होगा उनका एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाले का, उसको उसी से मतलब था। बाकी वो क्या कर देगा, यहाँ पे क्या लिखा है ऑन रिचेबल, क्योंकि कोड यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया है, पहले में ही उसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरे को क्यों रीड करेगा वो, क्योंकि उसका एक्सपेक्ट भी क्या है, फर्स्ट ही लाइन है, पहला रिटर्न चाहिए उसको, पहला रिटर्न उसको मिल गया, दूसरी लाइन तक क्या हुआ, वो पहुंचा ही नहीं हमारा कंपाइलर, इसलिए क्या दे दिया यहाँ पे ऑन रिचेबल कोड, ये एक वार्निंग है। ऑन रिचेबल कोड आपको यहाँ पे दे दिया कि भाई यहाँ पर कोड ये जो लाइन है ये आपकी लाइनें रीड नहीं हो रही है, वो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपका सारा जो रिक्वायरमेंट है वो पहले के अंदर रिजॉल्व हो गया, इसलिए हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे, कौन सा एरर बोलेंगे, लॉजिकल एरर, ये आपकी लॉजिकल एरर है, ठीक है। लॉजिकल एरर के अंदर जो स्क्रीन होती है वो हमेशा क्या होती है, वाइट होगी, ब्लैक नहीं होगी, और जहाँ पे सिंटेक्स एरर हो गया वहाँ पे तुरंत ब्लैक हो जाएगा। पहचाने का तरीका समझ में आया, कम है कि ज़्यादा है, कहाँ से लेके लाइन नंबर 6 से ये हो रहा है चीज़ें कि एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया गया रूट, इस रूट के अंदर रिएक्ट डॉम जो दिया है, रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी कस्टमाइज किया गया है रिएक्ट डॉम, और उसके थ्रू क्या गया यहाँ पर एक नया क्रिएट रूट, एक रूट क्रिएट किया गया है, और वो कौन सा रूट है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक आईडी है जिसका नाम क्या है यहाँ पे रूट है, उसको सिलेक्ट कर लिया और उसी के अंदर रूट डॉट रेंडर कोड क्या कर रहा है, किसी के अंदर रेंडर कर रहा है, मतलब बेसिकली एक पाथ है जिस पाथ के अंदर कोड क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। हाँ क्रिएट रूट एक फंक्शन है, ठीक है, जिससे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी देते हैं ना, तो यहाँ पे दिया गया कि डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ से रिएक्ट जो दिया गया ना रिएक्ट डॉम जो कि वर्चुअल डॉम है, वर्चुअली चीज़ों को बना रहा है, और उसी का एक मेथड है क्रिएट रूट, एक नया रूट बनाना, नया रूट क्रिएट करना, वो कौन सा रूट है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट है, इस रूट में उसको डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है और उसको रेंडर करना है, ठीक है। तो रेंडर का मतलब होता है कोड को एग्जीक्यूट करना। ये जो दिया गया यहाँ पर रिएक्ट आपका स्ट्रिक्ट मोड में काम कर रहा है, स्ट्रिक्ट मोड आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट में पता है, स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, हाँ नहीं ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट मोड
है बस। हाँ बिल्कुल, स्ट्रिक्ट मोड का मतलब होता है कि हर एक चीज़ डिफाइन होना चाहिए, बगैर डिफाइन के आप यूज़ नहीं कर सकते। तो रिएक्ट जो काम करता है वो स्ट्रिक्ट मोड पे काम करता है बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के। अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, आपने वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत एरर शो कर देगा, क्योंकि आपका वेरिएबल डिफाइन नहीं है। और HTML वाली फाइल मिलेगी आपको पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर जाएंगे और इंडेक्स डॉट HTML, इसी के अंदर आपका दिया गया है यहाँ पर रूट, और इसी के अंदर पूरा का पूरा जो यहाँ पर डेटा दिया गया है, वही पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपका रेंडर हो रहा है। ये जो डेटा है ना वो ये रेंडर हो रहा है। मल्टीपल रूट क्रिएट कर सकते हैं, बट एक फंक्शनलिटी आपको बस चेंज करनी पड़ेगी, बाकी हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बना सकते हैं, श्योर। बस आईडी का नाम चेंज कर दो। जब क्रिएट एलिमेंट हमारे पास दिया गया क्रिएट रूट, तो एक रूट क्रिएट करो, चाहे 10 रूट क्रिएट कर लो, मर्जी आपकी है ना। बट उससे बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि डेटा वहीं डिस्प्ले करना है और सेम पेज पे दोबारा डेटा डिस्प्ले होगा, पेज तो सेम ही होगा ना, पेज तो सेम ही होगा, है ना। इसी चीज को यहाँ पे क्या कर लो, उठाओ यहाँ से, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। वेरिएबल जो बनाया है यहाँ पे वो रूट 1 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे रूट यहाँ पे दे दो 1, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेटा को हमने क्या कर देंगे, रेंडर करा देंगे। और इस पे भी आपका रूट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो रूट है वो इस पूरा डेटा को रेंडर कहाँ कराना है, रूट के अंदर। ये जो रूट है वो HTML के अंदर यहाँ पे जाओ, और जो रूट दिया गया है यहाँ पे क्या कर लो, कॉपी, और यहाँ पे क्या कर लो, पेस्ट। यहाँ पे कर दो भाई, इस रूट के अंदर डेटा को क्या करो, डिस्प्ले करा दो, ठीक है। ये आ गया, 2 बार आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप आईडी यहाँ पे कुछ और दे दो, ये आईडी तो उसके साथ में सिलेक्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे कोई और नाम दे दो यहाँ पे। कौन? हाँ, ये आईडी रूट है ना, ये आईडी रूट है। ये है हाँ, ये वाली ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिफाइन किया गया है ना यहाँ पर रूट 11 के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर लिया, एक वेरिएबल हो गया ना ये, और इस वेरिएबल के अंदर एक तरह का बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके अंदर आईडी को सिलेक्ट किया गया है। हम क्या करते हैं, गेट एलिमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए आप देखिए कि रूट 1 डॉट रेंडर, क्या रेंडर करना है, सारे कंपोनेंट को वहाँ पर रेंडर करा देंगे। समझ में? 2 पेज बन गया, 4 पेज बना लो, अब 6 पेज बना लो, बना लिया। पक्का समझ में आया, कच्चा समझ में आया? पूछेंगे एक एक चीज अगले दिन, क्या पढ़ाएंगे, क्लास का मोड कैसा होगा। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे। कल की क्लास कराने के बाद मैं क्लिप पे डेटा डालूंगा, फिर आपको सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। कल के बाद डेटा जो होगा वो आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग को ये पढ़ना है और खुद बनाना है पहले, ठीक है। हाँ, प्रोसेस समझा दिया, ग्राफ करके समझा दिया, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझा दिया, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहे हैं वो भी समझा दिया। पहले एक बार इस चीज़ को करें, कल भी कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मैं गिट करा दूँगा, ताकि डेटा सारा गिट पे चला जाएगा।
है, मतलब सेम नेटवर्क होंगे तो हमारे प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं। सर आपका ईयरफोन सही से नहीं प्लग इन है क्या? वो काफी खड़खड़ा रहा है। अब तो ये प्रॉब्लम तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है, तो आपके सिस्टम के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये बताया था कि नेटवर्क से हम कनेक्टेड हैं, उस नेटवर्क के ऊपर जो एड्रेस होगा वो एक ही होगा, यूनिक होगा, उसमें दो कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे पोस्ट आपको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता इस सेट को। हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते ना, कोई और कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सर आई थिंक ईयरफोन नीचे से हिल रहा है, इस वजह से ये साउंड क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, आज हम क्लास ये बंद करते हैं। सर हाँ जी, सर ये रिएक्ट का सर कोई और बैच है सर आपका कोई स्टार्ट हुआ हो? है सर इस रिएक्ट का सर कोई नया बैच स्टार्ट हुआ है सर कोई और? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ये भी। तो सर कोई और बैच है सर इसमें, क्योंकि सर पंचम सर ने सर बैच चेंज कर दिया सर, 1.5 से ही कर दिया पूरा। तो फिलहाल यही बैच है हमारे पास। कितने लोग एक बार आए हैं, पहले एक बार अटेंडेंस का हुआ, एक क्वेरी एंड 130 बैच है ना।